सो गाइज एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। संकल्प सीरीज का डे 10 होगा और 10 के साथ मैं आपको कुछ आज इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं। देखिए, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि इस वीडियो के आज थोड़े क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे क्योंकि ये थोड़ा चैप्टर बड़ा है और यहाँ से एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो आपका फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट, अंतिम खाते समायोजन सहित, इसका पार्ट ए मतलब भाग ए, भाग 2 और भाग 3 होने वाले हैं। आशा करता हूं आपको तीनों ही पसंद आएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इनको जल्दी से जल्दी आपको पूरा करा दूं। और दूसरी अनाउंसमेंट आपको मैं ये देना चाहूंगा, आप निश्चिंत रहें, आप विश्वास करें, आपके एग्जाम से पहले आपके सभी टॉपिक्स अकाउंट्स के हो जाएंगे। देखिए, अकाउंटेंसी की गारंटी मैं आपकी लेता हूं, आप मेरे पीछे छोड़ दीजिए और बाकी सब्जेक्ट की तैयारी आप कीजिए। आप अकाउंटेंसी के यहां से अगर इन क्वेश्चन को सबको कर लेंगे तो आपका रियली आपका टोटल कॉन्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने परीक्षा के टोटल एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं या क्या स्ट्रेटेजी है आपके बीपीएससी, वो उसी के अकॉर्डिंग मैंने सभी एक कलेक्शन आपके लिए तैयार किया है। दूसरा, अगर आपने अभी तक मेरा तीसरी और लास्ट आज की जो अनाउंसमेंट है वो ये है कि अगर आपने अभी तक मेरा टेस्ट नहीं दिया है तो आप जो परसों टेस्ट हुआ था उस टेस्ट को आप जरूर दें और उसमें अपने आप को मेजर करें, वेयर आर यू स्टैंड, कितने आप तैयार हैं और कितने नहीं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अमाउंट सेट असाइड टू मीट लॉस ड्यू टू बैड डेब्ट्स इज अप्राप्य ऋण के कारण घाटे को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई अलग से राशि, निर्धारित की गई जो अलग से राशि है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात आई है रिजर्व, प्रोविजन, लाइबिलिटी, नन ऑफ दीज। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, देखिए एक स्पेशल चैप्टर और होगा हमारा जिसमें हम रिजर्व, प्रोविजन और टाइप ऑफ रिजर्व टोटल हम उसमें डिस्कस करेंगे, एक वो भी वीडियो होगी हमारी। लेकिन ये क्वेश्चन यहां भी पूछा जाता है इसलिए इसको हम यहां पर भी सॉल्व करेंगे। देखिए, जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को क्या होता है, उस प्रॉफिट को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। जैसे उस प्रॉफिट में से हम बना लेते हैं जनरल रिजर्व बना लेते हैं, और उसी के साथ हम बना लेते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसी के साथ हम बना लेते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसी के साथ हम क्या करते हैं जो बाकी बचता है उसको डिस्ट्रीब्यूटेड कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये जो हमने यहां पर अब हमने जो प्रॉफिट में से सेट असाइड कर लिया, हमने अपने प्रॉफिट में से पैसा कहां कहां रख लिया है, तीन जगह चार जगह हमने पैसा रख लिया है। तो ये जो पैसा हमने रखा है तो ये दो तरह का होता है, एक होता है रिजर्व, एक होता है प्रोविजन। देखिए, पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि ये रिजर्व और प्रोविजन कहां पर शो होते हैं। ये रिजर्व और प्रोविजन आपकी जो बैलेंस शीट होती है उसकी दो साइड होती है। फर्स्ट साइड होती है आपकी लाइबिलिटी और सेकंड साइड होती है आपकी असेट। जितने भी आपके प्रोविजन होते हैं वो सभी यहां पर आते हैं प्रोविजन। ठीक है, क्यों? आप इस बात को सुनिए और उससे आपका क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। अगर आप प्रॉफिट में से कोई पैसा उठाकर अलग रख रहे हैं और उसको नाम भी दे रहे हैं कि ये किस लिए आप रख रहे हो, तो वो प्रोविजन हो जाता है क्योंकि उसका उद्देश्य हमें पता है। जैसे माना हम अपने घर पर गोलक रख लेते हैं छोटी छोटी, और उस गोलक में हम बता देते हैं कि इन गोलक में ये बिटिया की शादी के लिए है, ये बिटिया की पढ़ाई के लिए है और ये हमारी दादी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसा है, ये सब हम रख लेते हैं और ये हमारा एक नया घर बनाने के लिए गोलक है। तो इस तरह की ये जो हमने गोलक बनाई है तो इनका हमने पर्पस लिख दिया है कि ये किस पर्पस से हैं, तो इनको हम कहेंगे प्रोविजन, इनको हम कहेंगे प्रोविजन। और अगर हम ये ना कहकर एक गोलक और है, इस गोलक का नाम ही नहीं है, इस गोलक पर नहीं है कि किस लिए पैसा रखा हुआ है, लेकिन हम रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, पता ना कब कहां कैसी जरूरत पड़ जाए, तो इसको तो बोलते हैं रिजर्व। हम क्या करके रख रहे हैं, पैसे को रिजर्व करके रख रहे हैं। और ये जो गोलक थी जिसमें हमें पता था कि किस पर्पज से रखी गई है, इनको बोलते हैं प्रोविजन। आई होप प्रोविजन और रिजर्व क्लियर होगा। तो यहां पर अब आप देखिए कि अप्राप्य ऋण कौन सा होता है, जो हमारे डेटर्स होते हैं। माना हमारे डेटर्स हैं, यहाँ पर 1 लाख रुपए के हमारे डेटर्स हैं। अब ये डेटर्स कौन पर्सन होते हैं या कौन इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये वे लोग हैं जिसको हमने उधार बेचा था, मतलब सेल की थी हमने क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार, हमने उधार इनको माल बेचा था 1 लाख रुपए का। इन्होंने पैसा नहीं दिया था, इन्होंने कह दिया था कि भाई हम आपको खाते पीते
काम करते हुए दे देंगे। हमने इनको उधार बेच दिया, लेकिन हमें उम्मीद ये थी पैसा पूरा मिल जाएगा, लेकिन कुछ हमें लगा कि इसमें से हो सकता है पैसा ना मिले। तो अगर पैसा नहीं मिला तो हमारे डेटर्स कम पड़ जाएंगे। तो हमने इनके लिए प्रॉफिट में से, यहाँ प्रॉफिट में से एक पैसा उठा, यहाँ कुछ पैसे उठा के रख दिए। उसको हमने कहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मतलब जो हमारे डाउटफुल डेब्ट्स हैं, जो लग रहा है कि हमारे ऐसे डेटर्स हैं जहां से पैसा नहीं मिलेगा, उनके लिए पहले ही हमने प्रोविजन कर लिया। तो ये प्रोविजन आप समझ गए, ये तो आप समझ गए होंगे, ये प्रोविजन है, ये रिजर्व नहीं है, क्योंकि इसका पर्पज पहले ही निर्धारित किया हुआ है कि पर्पज क्या है इसका। इसका पर्पज है डेटर्स के लिए। दूसरी बात ये आपको पता है कि मैंने अभी बताया कि लाइबिलिटी कहाँ दिखाई जाती है, ये लाइबिलिटी होती है, और कहां पर दिखाई जाती है, प्रोविजन। लाइबिलिटी साइड में ही बैलेंस शीट में दिखाई जाती है ये प्रोविजन। ठीक है, अब आपका आंसर अपने आप ही आ गया होगा। आपसे पूछा था कि बताइए जो प्रोविजन बनाया गया है और उसको आप कहां पर शो करेंगे, तो कहां शो करेंगे आप, लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट की करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पहले इसे ही देख लेते हैं। देखिए छोटी सी एक मिस्टेक है, यहां पर पूछा गया है अमाउंट सेट असाइड, जो अमाउंट प्रॉफिट में से उठाकर अलग रख दिया जाता है उसको, और वो भी किसके लिए, अप्राप्य ऋण के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोविजन। उसको क्या बोलते हैं, प्रोविजन उसको बोलते हैं। ठीक है, उसको प्रोविजन कहते हैं। तो इसको प्रोविजन कहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोविजन। इसने यही पूछा था कि जिस अमाउंट को हम सेट असाइड कर देते हैं, और वो भी किसको मीट करने के लिए, लॉस ड्यू टू बैड डेफ्ट, बैड डेफ्ट से होने वाले लॉस को पूरा करने के लिए हम अमाउंट को अलग रख देते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोविजन। और ये प्रोविजन क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। इसने ये नहीं पूछा क्या होता है या बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे, इसने पूछा था कि जो पैसा आपने अलग रख दिया उसको क्या बोलते हैं, प्रोविजन, और उसके साथ उसका नाम भी है। तो सही आंसर क्या था आपका, सही ऑप्शन था आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए यहां कह रहा है जो आपका प्रॉफिट था, जो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट हुआ है 3,60,000, 3,60,000। उसके बाद आपको दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐसी सैलरी जो इस साल की ड्यू तो हो गई, देनी तो थी, क्योंकि आपके मैनेजर ने काम कर दिया, और जब मैनेजर ने काम कर दिया तो उसको सैलरी देते, लेकिन आपने सैलरी नहीं दी, इसलिए क्या होगी, आउटस्टैंडिंग। तो ये खर्चा है तो इसी साल का, तो है तो इसी साल का, तो ये भी खर्चा। अभी आप कैसे कह सकते हैं कि आपको प्रॉफिट 3,60,000 होगा, अभी तो इसमें से और कम होगा। क्या कम हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी को आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे। तो इसको भी आप लेस करें, कितना है ये दिया हुआ आपको 20,000, तो लेस करके कितना प्रॉफिट बचा, और 3,40,000। अब आप कहेंगे 3,40,000 प्रॉफिट होगा, लेकिन नहीं, यहां सुनिए, आपको इंश्योरेंस देना था, बीमा देना था, देना तो था 1,00,000 रुपए, आपने दे दिया 1,26,000 रुपए। मैं 1,26,000 आपको बता रहा हूं या नहीं दिया हुआ, मैं यहाँ तो इतना दिया हो कि आपने फालतू कितना दे दिया, 26,000, मतलब पूर्व दत्त दे दिया आपने, प्रीपेड कर दिया आने वाले साल के लिए। तो ये आने वाले साल का खर्चा थोड़ी ना, ये जो है इस साल का खर्चा थोड़ी ना है, ये तो आने वाले साल का खर्चा है। तो ये जो आपने खर्चा दिखाया है, इस खर्चे को आप वापस से ऐड करो इसमें, क्योंकि ये इस साल का खर्चा नहीं है, ये आने वाली साल का खर्चा है। तो इसको आप वापस से ऐड करो, तो ये क्या करेगा, ये खर्चा आपका प्रॉफिट बढ़ा देगा। तो प्रॉफिट अब रियल में कितना हो जाएगा, 66,000। इसका मतलब आपके बिजनेस ने 66 कमा के दिया। ठीक है, इस साल का प्रॉफिट क्या है, 66, 3,66,000। तो ऑप्शन क्या होगा, ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस अफेक्ट्स, ये कह रहे हैं कि जब आप एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, जब एडजस्टमेंट की एंट्री पास करते हैं, तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं, पूर्वदत्त व्यय के समायोजन के लिए प्रविष्टि प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करेगी, देखिए जब आप फाइनल अकाउंट्स बना रहे होते हैं, जब आप फाइनल अकाउंट्स बना रहे होते हैं, तो फाइनल अकाउंट्स में आपका क्या क्रम होता है, पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जिसको व्यापारिक खाता कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, और उसके बाद आप बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद आप बनाते हैं बैलेंस शीट। तो ये आपके इस तरह से तीनों बनते हैं। तो जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या लिखते हैं, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है,
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इधर आप जो लिखते हैं, इधर टोटल क्या होते हैं, आपके एक्सपेंसेस होते हैं, और इधर क्या होते हैं, क्रेडिट साइड में इधर आपकी इनकम होती है। अब यहाँ पर कह रहा है कि आपने जो प्रीपेड एक्सपेंसेस किया है, मान लेते हैं ये जो था ये रेंट था, और आपने यहाँ पर टू रेंट लिखे हुए थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू रेंट आपने कहा कि 1 लाख रुपए का हमने रेंट दे दिया पूरे साल, लेकिन बाद में पता चला तो कि आपने तो प्रीपेड किया है, आपने तो एडवांस में दे दिया आने वाली साल का। तो आप क्या करते हैं, तो आप यहाँ लेस कर देते हैं, लेस हो जाता है आपका जो आपने एडवांस दिया है। माना 10,000 आपने एडवांस दिया है, तो आप 10,000 को यहाँ पर माइनस कर देंगे, और बाहर आप अमाउंट में क्या दिखाएंगे, यहाँ पर यहाँ आप दिखाएंगे 90,000। इसका मतलब ये हुआ कि इस साल का खर्चा क्या है, केवल 90,000 रुपए का इस साल का खर्चा है। ठीक है, ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसने क्या किया, इसने ये जो आपका रेंट अकाउंट था, ये जो आपका खर्चा था, एक्सपेंसेस था, व्यय था 1 लाख रुपए का, ये 10,000 रुपए से कम हो गया। तो कितना बचा, 90,000 का बचा। तो पहली बात तो ये है कि ये अफेक्ट डालने हैं किस पर, रेंट, आपके खर्चे पर, जो आपके व्यय हैं, एक्सपेंडिचर है, ये कम हो जाते हैं एक्सपेंसिव। तो पहली बात तो एक तो एक्सपेंसेस कम होते हैं, दो जगह आ रहे हैं। दूसरा, आपने ये जो पहले ही पेड कर दिया, एडवांस में पेड कर दिया, तो आप इसको और कहाँ दिखाते हैं, अब आप इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड में भी शो करेंगे, क्योंकि ये आपकी क्या बन गया, ये एसेट बन गया। क्या बना, एसेट, जो आपने रेंट पेड किया है, तो ये आपकी एसेट बन चुका है। और इसको आप यहाँ पर दिखा देंगे, कितना अमाउंट है, 10,000। 10,000 रुपए क्या है, ये आपकी एसेट है। तो इससे क्या होगा, इससे, ये तो है लाइबिलिटी साइड आपकी, तो इससे क्या होगा, ये जो बैलेंस शीट है इसमें एक साइड क्या है लाइबिलिटी, दूसरी साइड क्या है एसेट, तो एसेट साइड ज्यादा हो गई, एक्सपेंसेस कम हुआ, और एसेट आपकी ज्यादा हो गई। तो ये किस पर असर डाल रहे हैं, किसको प्रभावित कर रहे हैं, ये आपकी प्रभावित कर रहे हैं आपकी व्यय को, मतलब एक्सपेंसेस को, और साथ ही साथ में ये आपके एसेट को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्री किसको प्रभावित करती है, एसेट को भी प्रभावित करती है, और एक्सपेंसेस को, दोनों को प्रभावित कर देती है। ठीक है, ये है आपका आंसर। आपको याद रखना है सीक्वेंस ऑफ फाइनल अकाउंट, कैसे फाइनल अकाउंट तैयार होते हैं। और ये भी आपको पता होगा, ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाते हैं, तो उसकी जो डेबिट साइड होता है, मतलब जो डेबिट साइड होती है ट्रेडिंग अकाउंट की, उसमें एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, यह इनकम्स आती है, मतलब सेल, और यहाँ पर अदर्स इनकम आती है, किसमें, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बैलेंस शीट आपको पता ही है कैसे बनती है। तो ऑप्शन आपका ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिशेष खाते में दिखाई देने वाली मद को इंगित करें, मतलब इंडिकेट द आइटम दैट प्रिपेयर अपीयर्स इन द सरप्लस अकाउंट। बात हो रही है सरप्लस अकाउंट की। अब आपने बैलेंस शीट देख लोगी कंपनी की। देखिए, अभी जो मैंने बैलेंस शीट बनाई थी वर्टिकल, हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल तो थी, वो तो थी फर्म की। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखिए, अगर फर्म की बात करें, फर्म की, तो यहाँ तो फर्म में होती है आपकी हॉरिजेंटल बैलेंस शीट। हॉरिजेंटल बैलेंस शीट कुछ इस तरह की होती है। इसमें क्या होता है, एक तरफ आपकी होती है एसेट, और एक तरफ होती है लाइबिलिटी। ये तो है आपकी बैलेंस शीट हॉरिजेंटल। इसमें क्या होता है, यहाँ पर इस साइड तो होती है आपकी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट, और अमाउंट। ठीक है, और एक होती है आपकी कंपनी, एक होती है आपकी कंपनी की बैलेंस शीट। तो कंपनी की बैलेंस शीट कहाँ मिलेगी, जो आपका कंपनीज एक्ट 2013 आया है, तो उसमें आपको बताया गया परफॉर्मा कैसा होता है। वो कुछ इस तरह से होती है आपकी, अमाउंट, अमाउंट, नोट टू अकाउंट, और यहाँ पर्टिकुलर्स। ठीक है, इस तरह से वो होती है। इसमें क्या होता है, पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी होती है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी एक साइड, और दूसरी साइड होती है आपकी एसेट साइड। ठीक है, यहाँ पर जब आप इक्विटी एंड लाइबिलिटी का टोटल करेंगे, यहाँ पर जब आप टोटल करेंगे, तो ये टोटल जो बराबर आएगा, किसके आएगा, जब आप एसेट का टोटल करेंगे लास्ट में, तो ये एसेट के टोटल के बराबर आता है। तो ये वर्टिकल, ये तो होती है हॉरिजेंटल, और ये होती है आपकी वर्टिकल। कंपनी की बैलेंस शीट क्या होती है, वर्टिकली। तो इसमें पहले आप लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी। अब इक्विटी एंड लाइबिलिटी को जब आप लिखते हैं, तो इसके अंदर क्या क्या हेडिंग आते हैं। तो इसमें पहले आता है आपका शेयर होल्डर फंड।
पहले क्या आता है? शेयर होल्डर फंड। उसके बाद आता है आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर आती है आपकी करंट लाइबिलिटी। एसेट में आपकी नॉन करंट एसेट आती है, उसके बाद आपकी करंट एसेट आ जाती है। ठीक है, करंट एसेट। तो यहाँ पर ये जो शेयर होल्डर फंड आता है, शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। और रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है? आपने जो भी प्रॉफिट रखा हुआ है, जो भी प्रॉफिट आपने रिजर्व करके प्रोविजन करके रखा हुआ है, वो सब यहाँ पर आता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, ये जो प्रॉफिट होता है, आपको पता है इस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? इसको हम डिविडेंड के रूप में भी दे देते हैं, डिविडेंड के रूप में भी बांटते हैं। प्लस इसमें से हम और क्या बना लेते हैं? हम इसमें से रिजर्व में भी रख लेते हैं, जनरल रिजर्व बना लेते हैं। तो ये सब कहाँ आते हैं आपके? ये आपके रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस में कौन कौन से आते हैं अकाउंट में? यही तो पूछ रहा था ये। देखिए, इसमें आता है आपका प्रपोज डिविडेंड, जो आपने प्रपोज कर दिया कितना देना है। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये आपका शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होता है, ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में आता है। कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड, ये भी आपका लाइबिलिटी होता है ये। और आपकी, तो सही आंसर क्या होगा? ये नन ऑफ दीज हो गया। सही आंसर आपका ए होगा, प्रपोज डिविडेंड। ये प्रपोज डिविडेंड कहाँ आता है आपका? सरप्लस अकाउंट में आता है, मतलब सरप्लस हेडिंग में आता है जब आप बैलेंस शीट को बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब इसको सिक्योरिटी प्रीमियम भी कह देते हैं रिजर्व की जगह। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज शो ऑन द लायबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट अंडर हेडिंग। तो जो आपकी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। ये तो इसने खुद बता दिया क्वेश्चन में। आप पूछ रहा है कि लाइबिलिटी साइड में कौन से आपके, कौन से अंडर, कौन से हेडिंग में दिखाया जाता है। तो पूछ रहा है कि इसका शीर्ष क्या होगा? किसका? सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या रिजर्व एंड सरप्लस होगा, करंट लाइबिलिटी होगा, शेयर कैपिटल होगा, या ऑल ऑफ दीज, या इनमें से सब, इनमें से सभी होंगे? तो देखिए, ये दिखाया जाता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस में। और मैंने अभी बताया था रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ आता है? शेयर होल्डर फंड में आता है। ठीक है, इसमें रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल यहीं पर ही आती है। ठीक है, तो ये आता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस में। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको कंपनी की बैलेंस शीट को याद करना होगा कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें क्या क्या दिखाया जाता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, मैंने आपको बताए थे मेन मेन हेडिंग, इसके अंदर भी क्या क्या चीजें आती है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी नॉन करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोविंग आएंगे, अदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स आएंगे, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आएंगी, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स आएंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आएंगे। ये आइटम्स आपको याद करने होंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप गूगल पे देख सकते हैं, गूगल से आप देख सकते हैं कि आपकी कंपनी की बैलेंस शीट का एक फोटो। तो उस फोटो से आप याद कर सकते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट में क्या क्या आते हैं। तो यहाँ पर आपका रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ आ जाएगा? ये आता है आपका लाइबिलिटी साइड में। सॉरी, आपका जो सिक्योरिटी प्रीमियम था ये कहाँ आ जाता है? आपका रिजर्व एंड सरप्लस में। और रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ पर आता है? आपका लाइबिलिटी साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी, मतलब लाभ हानि खाते का प्रतिकूल शेष को ऐड करेंगे लाइबिलिटी में, सब्ट्रैक्टेड करेंगे फ्रॉम एसेट से, या सब्ट्रैक्टेड करेंगे फ्रॉम कैपिटल से, या नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर यहां पर हम बात करें तो ये कर रहे हैं कि जो आपका अनफेवरेबल का मतलब होता, अगर लॉस माइनस, अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जो आ रहा है वो डेबिट ज्यादा आ रहा है। डेबिट का मतलब आपका लॉस आ रहा है, लॉस का मतलब आपकी हानि दिखाई दे रही है कि बिजनेस में क्या हुई है? हानि। तो आप इसको क्या करेंगे? आपको पता है जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं, मैं फर्म की बैलेंस शीट बना के दिखाता हूं आपको। जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में आप लिखते हैं कैपिटल, लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड। तो ये जो आपकी लाइबिलिटी साइड होती है इसमें आप क्या लिखते हैं? यहाँ पर कैपिटल लिखते हैं। और कैपिटल में आप क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं प्रॉफिट को। ऐड क्या कर देते हैं? प्रॉफिट को लेस कर देते हैं अगर आपको लॉस होता है। और इसी के साथ आप ऐड कर देते हैं ड्रॉइंग को, आप ड्राइंग को भी ऐड कर देते हैं। तब जाकर आप फाइनल इसको करके तब यहाँ पर अमाउंट वाले कॉलम में अमाउंट आप लिखते हैं।
ये तो आपको पता ही होगा। तो ये पूछ रहा है अनफेवरेबल मतलब प्रतिकूल से इसका मतलब है कि आपको लॉस। अगर आपको लॉस हुआ है तो आप क्या करते हैं, कैपिटल में से इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसको लेस कर देते हैं। तो कहां पर आ रहा है, ये आ रहा कि सब्ट्रैक्ट मतलब कम कर देते हैं, घटा देते हैं, कहां से, कैपिटल से। पूंजी खाते से इसको घटाना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको अच्छे से करें आप। शेयर वारंट कैन बी इशूड व्हेन शेयर आर, अंश अधिपत्र निर्गमित किए जा सकते हैं जबकि, पूछा गया है एलटी ग्रेड में। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको कह रहा है कि ये कब निर्गमित किए जा सकते हैं। शेयर वारंट कैन बी इशूड व्हेन शेयर आर फुल्ली पेड हो, या पार्टली पेड हो, या लोस्ट हो गए हो, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका फुल्ली पेड। जब फुल्ली पेड अप आपके शेयर होते हैं तो उसमें आप शेयर वारंट जारी कर सकते हैं। अब शेयर वारंट क्या होता है, ऐसे आप इसको सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए कि ये एक सर्टिफिकेट होता है। इस सर्टिफिकेट को आप इशू कर देते हैं, और जो भी इनको खरीद लेता है आपको एडवांस में कुछ पैसा भी दे देता है। तो आप उनको ये श्योरिटी दे देते हैं कि जब भी हम शेयर इशू करेंगे तब हम शेयर आपको ही देंगे। ये हम एडवांस में आपको एक तरह से सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो ये होते हैं आपके शेयर वारंट्स। ठीक है, तो ये जो होते हैं फुल्ली पेड अप शेयर के लिए इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी के अंतिम खाते में प्रारंभिक व्यय को दिखाया जाता है जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हुए हैं। कौन सी एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं, ये वो खर्चे होते हैं जो बिजनेस के शुरू होने से पहले किए जाते हैं। जो बिजनेस को शुरू होने से पहले किए जाते हैं उनको हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। और ये जो होते हैं याद रखना, ये अमाउंट में काफी बड़े होते हैं, और इनका बेनिफिट कई कई साल तक मिलता है। और जिनका बेनिफिट कई कई साल तक मिलता है इनको हम बैलेंस शीट में इधर लाइबिलिटी होती है और इधर आपकी एसेट होती है, और इसमें हम एसेट साइड में इनको शो करते हैं। ये आपको याद रखना है। जैसे आप एक खर्चा आप फिक्स एसेट का भी तो करते हैं, जब आप मशीन खरीदते हैं तो कहाँ लिखते हैं, मशीन को भी तो आप यहाँ लिखते हैं एसेट में। फर्नीचर खरीदते हैं उसको भी यहाँ लिखते हैं, लैंड खरीदते हैं उसको भी यहाँ लिखते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, बिजनेस को शुरू करने से पहले खरीदी जाती हैं। तो इसी तरह से आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किया है कोई और भी, मतलब शुरुआती खर्चा किया है आपने, प्रारंभिक व्यय किया है आपने, जैसे आपने अंडरटेकिंग कमीशन दिया, तो ये सब आप कहाँ दिखाएंगे, आप यहाँ पर इन्हें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को एसेट में दिखा देते हैं। और एसेट साइड किसकी होती है, बैलेंस शीट की। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका ए। आपको ये याद रखना है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहां पर शो किए जाते हैं। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोन ऑफ मोर्टेज इज सो इन, बंधक का ऋण पत्र दिखाया जाता है। देखिए पहले बात तो आप इसको याद रखिए, ये है क्या, ये है आपका लोन। ये क्या है, लोन ऑन मोर्टेज। ठीक है, यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, लोन ऑफ मोर्टेज की बात हो रही है। और इसको कहाँ दिखाते हैं, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट दिखाएंगे, या एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट दिखाएंगे, या डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएंगे, या क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएंगे। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में इनकम दिखाई जाती है, पहली बात। आपकी डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस की एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं, दूसरी बात। एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट की में आपकी कोई एसेट है, कोई संपत्ति है, कोई प्रॉपर्टी है, वो दिखाई जाती है। और ये तो नाम से ही पता चल रहा है लोन है, तो लोन तो लाइबिलिटी तो हुआ, क्लेम तो हुआ, बिजनेस पे कर्जा तो हुआ। तो उसको कहाँ दिखाएंगे, आर्थिक चिट्ठा कह दो या बैलेंस शीट कह दो, उसके दायित्व पक्ष में, या उसी का दायित्व को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लाइबिलिटी साइड में। तो लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं आपके लोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Manager commission is given at the rate of 10% on the profit after giving commission to him. कह रहे हैं if the profit before the giving commission is 1,54,000 then payable commission will be. तो कमीशन कितना पेबल होगा। पहली बात सुनिए, देखिए ये हुआ बिजनेस में प्रॉफिट, और बिजनेस को प्रॉफिट कितना हुआ है, बिजनेस को जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 1,54,000। ठीक है, 1,54,000। अब इसमें से हमें लेस करना है, क्या लेस करना है हमें, हमें लेस करना है मैनेजर का कमीशन। क्या कम करना है,
मैनेजर का कमीशन कम करना है। अब मैनेजर साहब क्या कहते हैं? कहते हैं इस प्रॉफिट में से पहले मेरा कमीशन कम कर दो, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा उसका मुझे आप 10% दो। अब हम कहेंगे अभी तो हमें तो यही नहीं पता आपका कमीशन है कितना, अभी तो हमने उसको निकाला ही नहीं, कैलकुलेट ही नहीं किया, तो इसमें से कैसे माइनस कर सकते हैं हम? तो इसलिए ये प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक मेथड बना है। अगर ये कंडीशन आती है, कहता है कि कमीशन आफ्टर सच कमीशन, अगर ये लाइन लिखी होती है आफ्टर गिविंग सच कमीशन, ये उसको कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचा, भाई देखिए उसने क्या कहा वो आप समझ गए। उसने कहा कि प्रॉफिट कितना हुआ, हमने कहा 1,54,000। तो मैनेजर साहब कह रहे हैं इसमें से मेरा प्रॉफिट कम कर दो और जो बचा उसका मुझे 10% दो। अब हमें तो उसका प्रॉफिट ही ना पता। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? ऐसी कंडीशन में जो भी प्रॉफिट दिया होता है उस प्रॉफिट को लिखते हैं और 1,54,000 और उसके बाद इंटू करते हैं, जो भी रेट दी हुई है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे और अपोन में इस रेट को ऐड कर देते हैं 100 में, मतलब 110, क्योंकि 10% रेट थी तो 110, अगर 5% रेट होती तो 105 कर देता। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, 11 से काटते हैं, यहाँ पर 11 बन जाए 11, बचे 4, 11 4 जा 44। तो कितना आ गया कमीशन? ये आ गया आपका 44,000। तो ये है आपका सही आंसर। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ए इज करेक्ट ऑप्शन। लेकिन अगर यहां पर कहता कि मैनेजर कमीशन इज गिवन एट द 10% ऑन द प्रॉफिट, और ये ना लाइन कहता आफ्टर गिविंग कमीशन, तो फिर हम सिंपल क्या करते? फिर हम 1,54,000 का 10% उसको कमीशन दे देते और वो आ जाता आपका 15,400 रुपए। लेकिन आपको याद रखना है, किसने कहा था कि आफ्टर गिविंग कमीशन टू हिम, मतलब उसको कमीशन देने के बाद जो पैसा बचा है उस पर कमीशन देना है। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आपके लेवल देखने के लिए आते हैं कि आप किस लेवल के पर्सन हैं, किस लेवल के आप टीचर बनने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओपनिंग यहां पर आपको दिया हुआ है ओपनिंग ओपनिंग डेटर्स दिए हुए हैं आपको 10,000 और सेल्स रिटर्न, माल वापस जो आया है, सेल्स रिटर्न वो विक्रय वापसी आपका 7,000 और आपके बैड डेप्ट दिए हुए हैं 3,000। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, जो डेटर्स से पैसा वापस मिला है, सॉरी डेटर से जो पैसा आया है वो है 40,000 और क्लोजिंग स्टॉक है आपके 13,000। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल का आपसे आंसर पूछा है कि बताइए क्रेडिट सेल कितनी है, मतलब उधार की जो बिक्री हुई है उसकी राशि कितनी है। और क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एलटी ग्रेड में ये आया हुआ है, इंटर कॉलेज के टीचर बनने वाले ग्रेड में ये आ चुका है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मुझे विश्वास है आपने जरूर डेटर्स अकाउंट या अकाउंट्स आपने लेजर में जरूर बनाए होंगे। देखिए यहाँ पर बात हो रही है डेटर्स की, तो हम डेटर्स का ही अकाउंट बनाते हैं और हमारा काम हो जाएगा। तो किसका अकाउंट बनाते हैं? डेटर्स का अकाउंट बनाते हैं। और कोई भी अकाउंट हो, हर अकाउंट एक जैसा ही हमें लगता है। क्यों लगता है? कि सभी में दो साइड होती हैं। ठीक है, कोई भी अकाउंट हो सभी की कितनी साइड होती है? दो साइड होती हैं। और इन दोनों साइड में एक एक तो कॉलम आपका होता है अमाउंट का, एक तो कॉलम हो गया अमाउंट का, हम छोटा करके इसको बनाते हैं, और एक डेबिट और क्रेडिट होता है। इस तरह से ये हम अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है? कुल ये होती है आपकी डेबिट साइड और ये होती है आपकी क्रेडिट साइड। साथ ही आपको इसमें क्या ध्यान देना है? पहली बात तो कॉलम तो आपको पता ही होगा, अकाउंट बना रहे हैं आप, ये पर्टिकुलर है, ये अमाउंट है, और ये आपका पर्टिकुलर है और ये आपका अमाउंट है। ठीक है, अब हमें बनाना है डेटर्स अकाउंट। अब आपको पता होगा कि जितने भी ये डेटर्स कौन है आपके लिए, पहली बात तो जो लोग आपको पैसा देंगे, इसका मतलब ये कौन हुए? ये हो गए आपके डेटर्स। आपकी कौन बन गए? ये डेटर्स आपके एसेट बन गए। ठीक है, डेटर्स कौन है? आपकी एसेट। और आपको एसेट और लाइबिलिटी के बारे में एक चीज जरूर पता होगी। क्या चीज पता होगी आपको? कि जो एसेट अकाउंट होते हैं, जो असेट के अकाउंट होते हैं, असेट अकाउंट हमेशा बता रहा हूं, हमेशा जो ये शुरू होते हैं, ये जो शुरू होते हैं डेबिट साइड से शुरू होते हैं। डेबिट साइड से स्टार्ट या बिगिन या शुरू होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, शुरू डेबिट साइड से शुरू
होते हैं, ये आपको जिंदगी भर याद रखना है। ठीक है, दूसरा होते हैं। उसके बाद जितनी भी आपकी लाइबिलिटी होती हैं, लाइबिलिटी अकाउंट होते हैं, वो लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड से शुरू होते हैं, ये भी आपको जिंदगी भर याद रखना है। क्रेडिट साइड से शुरू होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। हमारे क्वेश्चन में अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या कहा गया है। यहाँ कहा गया है कि ये हम डेटर्स अकाउंट बना रहे हैं, तो ये हमारी एसेट हुई, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमें पैसा देंगे। तो कहां से शुरू करेंगे इसे? डेबिट साइड से करेंगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं टू बैलेंस, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, बीडी मतलब ब्रोड डाउन। कितना लाए हो आप? तो बीडी कितना? ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ आपको, ओपनिंग डेटर्स तो ये दिए हुए आपको 10,000, आप यहाँ पर लिखेंगे 10,000 के आपके डेटर्स हैं। दूसरा आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ दिया हुआ है, तो ये लास्ट में आता है क्लोजिंग बैलेंस, तो ये इधर आ जाता है। बाय ये हो जाएगा आपका बाय बैलेंस सीडी, सीडी कैरिड फॉरवर्ड जो आगे ले जाते हैं। तो ये कितना दिया हुआ है? क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ आपको 13,000 रुपए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ओपनिंग बैलेंस शुरू में लिखते हैं और ये लास्ट में लिखते हैं। उसके बाद अब ये आपके जो डेटर्स हैं कम कब होंगे? जब ये पैसा दे देंगे। तो देखिए इन्होंने सेल रिटर्न कर दिया, माल वापस भेज दिया, तो इसका मतलब ये कम होंगे। देखिए जब बढ़ते हैं तो डेबिट होंगे ये, और कम होते हैं तो ये क्रेडिट होंगे। तो हम इधर लिखेंगे बाय सेल्स, बाय सेल्स रिटर्न मतलब वापस हुआ। तो कितना रिटर्न हुआ है? 7,000 रुपए का यहाँ पर रिटर्न हो गया। दूसरा फिर बैड डेफ्ट भी हो गया, कुछ पैसा डूब भी गया, तो इससे भी हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे। तो जिस चीज से भी डेटर्स कम हो रहे हैं उसको आप कहाँ लिखेंगे? उसको आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यहां पर लिख देंगे बैड डेफ्ट, बाय बैड डेफ्ट अकाउंट। और बैड डेफ्ट अकाउंट कितना है? 3,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, आपको डेटर्स से पैसा भी रिसीव्ड हुआ है। यहाँ पर आपको डेटर्स से कितने मिले हैं? 40,000 रुपए आपको डेटर से यहाँ मिले हैं। ठीक है, 40,000 रुपए डेटर से आपको मिले हैं। तो जब मिले हैं तो इससे भी डेटर्स कम होंगे, इसका मतलब बाय कैश अकाउंट, इसे भी आप यही लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। कितने मिले हैं? 40,000। ठीक है, ये आ गया 40,000। अब यहां पर आपको पता है कि दोनों साइड हमेशा इक्वल होती है, क्योंकि और तो कुछ बचा नहीं, हमने सब कुछ लिख दिया जो भी दिया हुआ था। अब आप इन दोनों साइड का टोटल करके देखिए, टोटल कितना आ रहा है। देखिए इस टोटल की बात करें तो 40 और 50, 60, 63, 63 आ रहा है। तो ये आ रहा है 63,000। कितना आया टोटल? 63,000। इधर का देखेंगे टोटल कितना आया? 63,000। दोनों साइड बराबर होगी। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना आएगा बैलेंस? जब यहाँ 63,000 है, 10 कम कर देंगे तो कितना बचेगा? 53,000। तो ये क्या है 53,000? तो ये निकल कर आती है आपकी सेल। ये क्या निकल कर आएगी यहाँ पर? आपकी सेल। और कौन सी सेल होगी? आपने क्रेडिट सेल। कौन सी सेल होगी? क्रेडिट सेल। यानी कि आपने जो सेल करी है वो कितनी है? 53,000। तभी तो इधर 63 बना। तो आपसे इसी को तो पूछा था उसने, उसने इसी को तो पूछ रहा है कि बताइए क्रेडिट सेल कितनी होगी। ठीक है, तो क्रेडिट सेल कितनी होगी? 53। आंसर अपना चेक कर लीजिए, 53 क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। दोबारा सुन लीजिए मैंने आपको क्या बात बताई। यहाँ जितनी भी एसेट होते हैं उनके अकाउंट हमेशा डेबिट साइड से शुरू होते हैं, जितनी लाइबिलिटी होती है उनका अकाउंट हमेशा क्रेडिट साइड से शुरू होते हैं, और जिस चीज से भी आपके डेटर्स बढ़ते हैं उसको उसको आप डेबिट में लिखते हैं, और जिस काम से, जिस ट्रांजैक्शन से आपके डेटर्स कम होते हैं उसको आप क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और क्रेडिटर का अकाउंट बनाओगे तो उसमें उल्टा हो जाएगा, शुरू होगा वो क्रेडिट साइड से और आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आपसे कहा है मैच करना है आपको लिस्ट वन को लिस्ट टू से एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, और तब आपको करेक्ट आंसर बताना है। कहा गया है प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड रेंट क्या होता है? ये आपकी कौन सी लाइबिलिटी होती है? तो ये आपकी होती है प्रीपेड रेंट। आपने पहले ही रेंट दे दिया तो ये लाइबिलिटी नहीं, क्या बन गई आपकी? एसेट बन गई। और एसेट भी कौन सी? करंट एसेट। तो ये हो जाएगी आपकी करंट एसेट, टू से मिल जाएगा। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक पर कर्जा होता है।
जो पैसा करंट अकाउंट में ज्यादा निकाल लिया जाता है, जमा से भी ज्यादा, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। जैसे हमारे बैंक अकाउंट में थे तो जमा 10,000 रुपए और हमने वहां से निकाल लिए 11,000 रुपए, तो 1,000 रुपए जो है ये क्या हो जाएगा आपका ओवरड्राफ्ट होगा, 1,000 रुपए बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये क्या होता है, ये होती है आपकी लोन मतलब करंट लाइबिलिटी। ठीक है, उसके बाद आपकी गुडविल जो होती है ये इनटेंजिबल एसेट होती है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देती, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो डेबिट अगर दिया होता है आपका, डेबिट में दिया होता है, तो इसको बोलते हैं आप फिक्टिशियस एसेट, बनावटी संपत्ति, अगर ये आपकी बैलेंस शीट में दिया होता है। तो अब इसको इसका सही ऑप्शन मिलाते हैं। ए, ए का क्या है आपका, ए का टू, तो ए का टू ये आ रहा है, यहाँ पर एक पर आ रहा है, मतलब ऑप्शन बी में आ रहा है। और बी का देखें, बी का किससे मिलेगा, बी का हो गया आपका वन, तो बी का वन हो गया। और आपका सी का फोर है क्या, तो सी का आपका फोर, सी का फोर सही है, सी का फोर हो गया। और बाकी बचा ए, तो ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, ऑप्शन होगा आपका बी। आंसर का क्वेश्चन ये काफी अच्छा था, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डूबी हुई रकम के कारण संभावित घाटे को पूरा करने के लिए अलग से रखी जाने वाली राशि को क्या कहते हैं। लाइबिलिटी होती है, रिजर्व होता है, प्रोविजन होता है। देखिए मैंने बताया था आपको कि जब भी हम प्रॉफिट में से पैसा निकालकर कुछ ऐसी जगह रख देते हैं जो हमें पता है कि यहाँ पर हमें लॉस हो सकता है, संभावना है लॉस की, तो इसको हम बोलते हैं प्रोविजन। आपको ये याद रखना है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोविजन कहते हैं। ठीक है, इसको रिजर्व नहीं कहते, प्रोविजन कहते हैं। और जो हमें पता नहीं है किस हानि के लिए हमने पैसा रखा है, उसको रिजर्व कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या होगा, क्योंकि इसने पूछा था कि उसको हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो उसको हम प्रोविजन कहते हैं, प्रावधान कहते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्केड्यूल थर्ड पार्ट सेकंड, स्केड्यूल थर्ड पार्ट सेकंड ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील विद वन ऑफ द फॉलोइंग। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 भाग 2 का निम्नलिखित में से किससे संबंध है। देखिए ये किसी के बारे में बताता है, जो आपका कंपनीज एक्ट 2013 का भाग भाग 2 और अनुसूची 3 है। तो ये किसी के एक पर्टिकुलर नेम के बारे में बताता है, तो वो कौन सा है, ये बताता है आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको किस तरह से तैयार करना है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर क्या होगा, वो होगा आपका फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भाग 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, साख गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट गारंटी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेट्रा कम अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कहां पर आते हैं, क्या ये लाइबिलिटी होते हैं, क्या ये एसेट होते हैं, क्या ये फॉरेन एक्सचेंज होते हैं, क्या ये ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द बैंक, या ये बैंक के तुलन पत्र से हटकर अलग के आइटम्स होते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा आपका डी, ये कुछ अलग हटकर होते हैं। अलग हटकर क्यों होते हैं, क्योंकि जो आप बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट बनाने के बाद लास्ट में एडिशनल इंफॉर्मेशन में, मतलब बैलेंस शीट से बाहर इनको शो किया जाता है। और इन्हें बैलेंस शीट के बाहर जो शो किया जाता है, तो ये जो बाहर शो कर रहे हो, इनको कहते हैं नोट टू अकाउंट। इनको कहाँ शो किया जाता है, नोट्स टू अकाउंट में इनको शो किया जाता है। ठीक है, साख पत्र, गारंटी और वायदा संहिता। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, संभावित क्या होती है, ये हमारी संभावित लाइबिलिटियां होती हैं। ठीक है, तो इनको कहाँ दिखाएंगे, ऑप्शन डी, तुलन पत्र से हटकर। तुलन पत्र मतलब बैलेंस शीट से हटकर, बैलेंस शीट से अलग दिखाया जाता है। कहाँ दिखाया जाता है इनको, नोट टू अकाउंट में दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। कहा गया है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। क्या ये अकाउंटिंग का फंक्शन होता है, बात सही है, अकाउंटिंग का फंक्शन होता है। मतलब एनालिसिस करना और इंटरप्रिटेशन करना अकाउंटिंग में आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द असरटेनिंग
फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। अगर फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है फर्म की, ठीक है, तो उसको हम क्या बना लेते हैं, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। उसके बाद अगर लेकिन एक बात है यहाँ, ये जो कह रहा है पोजीशन, पोजीशन स्टेटमेंट जो कहा जाता है, पोजीशन, पोजीशन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, तो पोजीशन स्टेटमेंट बैलेंस शीट को कहा जाता है, ये याद कर, बैलेंस शीट। और यहां पर कह रहा है ये कि प्रॉफिट एंड लॉस को, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो ठीक नहीं है, पहला तो सही था, दूसरा गलत है। गुडविल इज अ वेस्टेज एसेट, ख्याति एक क्षयशील संपत्ति है, मतलब ख्याति क्या एक क्षयशील संपत्ति है, क्या ये क्षय होता है इसका, तो ये भी तो ये भी बात सही है, इसका क्षय नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी आपका सही नहीं कह रहा है इसको, इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, अमोर्टाइजेशन होता है। उसके बाद बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड, उसके बाद क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि बैलेंस शीट जो तैयार की जाती है, बैलेंस शीट जो तैयार की जाती है, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर द असर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए अभी तो मैंने बताया कि इसको पोजीशन, पोजीशन स्टेटमेंट किसको कहते हैं, बैलेंस शीट को, तो पोजीशन बताने के लिए बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। तो बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है, पोजीशन बताने के लिए। तो इसका मतलब आपका ए सही था, और आपका ए सही था, और आपका ये आपका डी सही था। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कह रहा है कि पहला और दूसरा सही है, मतलब ए का मतलब यहाँ पर हमारा पहला सही हो गया, और हमारा क्या सही हो गया, हमारा फोर्थ सही हो गया। तो ऑप्शन देख लीजिए कहाँ आ रहे हैं, फर्स्ट और फोर्थ यहाँ पर आ रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इन वोट ऑर्डर द फॉलोइंग एसेट आर शो इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, कंपनी की बैलेंस शीट में ये जो आइटम दिए हुए हैं, ये आइटम किस किस तरह से दिखाए जाते हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है, बैलेंस शीट जो हम बैलेंस शीट के जो आइटम दिखाते हैं, उसको दो तरह से दिखाते हैं, एक तो परमानेंस बेसिस पर, एक तो परमानेंस बेसिस पर दिखाते हैं, और एक लिक्विडिटी फॉर्म में दिखाते हैं। परमानेंस बेसिस पर अगर बात करें हम, जैसे परमानेंस बेसिस पर इधर होती है हमारी लाइबिलिटी, और इधर होती है हमारी एसेट। तो परमानेंस बेसिस पर हम उस एसेट को सबसे ऊपर रखते हैं जो हमारे साथ हमेशा रहेगी, बिजनेस में सबसे ज्यादा दिन तक रहेगी, उस एसेट को सबसे ऊपर रखा जाता है। जैसे अगर बात करें आपकी गुडविल की, ठीक है, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग होता है, उसके बाद आपका फर्नीचर जो भी आती है, और लास्ट में क्या लिखते हैं हम, कैश लिखते हैं। कैश सबसे हमारी लिक्विड फॉर्म में, सबसे ज्यादा लिक्विड जो होती है वो हमारी कैश होती है। ठीक है, और इसी तरह से लाइबिलिटी की भी बात करें, तो लाइबिलिटी यहाँ पर जो सबसे लास्ट में दी जाती है वो कैपिटल दी जाती है, और बाकी के हम नीचे लिखते जाते हैं। तो यहाँ पर इस परमानेंस बेसिस पर हम हमेशा अपनी बैलेंस शीट में आइटम्स दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए फर्नीचर की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है इन द शेयर एंड डिबेंचर्स, और कैश की बात हो रही है, और ट्रेड रिसीवल की बात हो रही है। तो कैश कहाँ दिखाया जाना है ये आप देखिए, तो मैंने लिखा था कैश कहाँ दिखाएंगे आप, कैश को आप दिखाएंगे लास्ट में, कैश आपका लास्ट में दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, मैंने क्या बताया था मैं आपको फिर बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए ये जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये दिखा रहा हूँ परमानेंस बेसिस पर, तो आप इसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं, परमानेंस बेसिस, परमानेंस बेसिस, या परमानेंस ऑर्डर भी कह सकते हैं, परमानेंस ऑर्डर। और एक होता है आपका, एक होता है लिक्विडिटी ऑर्डर, लिक्विडिटी ऑर्डर। और लिक्विडिटी ऑर्डर को अगर हिंदी में देखें, इसको कहते हैं तरलता क्रम, तरलता क्रम। और इसको बोलते हैं आपका स्थायित्व, स्थायित्व, स्थायित्व क्रम। ठीक है, तो यहाँ पर स्थायित्व क्रम की बात हो रही है। हाँ, अब आप कहेंगे सर यहाँ पर कौन से उसमें दिखाए हम, तो देखिए जब भी कुछ नहीं कहा जाता, क्वेश्चन साइलेंट होता है, तो हम हमेशा
हम स्थायित्व क्रम में भी दिखाते हैं, स्थायित्व क्रम में ही दिखाते हैं। तो इन आइटम्स को हम लेते हैं। देखिए सबसे ज्यादा बिजनेस में जो फिक्स एसेट है वो क्या है आपकी फर्नीचर। तो सबसे पहले क्या दिखाएंगे हम, फर्नीचर को दिखाएंगे। और ये क्या दी हुई है, एसेट दी हुई है, तो फर्नीचर सबसे पहले आएगा। उसके बाद आएगा आपका इन्वेस्टमेंट। उसके बाद क्या आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट, ये भी आपकी इन्वेस्टमेंट भी क्या है आपका फिक्स एसेट। उसके बाद आप दिखाएंगे ट्रेड रिसीवेबल। उसके बाद क्या होंगे आपके, ट्रेड रिसीवेबल होंगे, जहां से आपको पैसा मिलेगा। और कैश तो आपका कैश है ही, ये तो पैसा है ही। तो इस क्रम में आप दिखाएंगे। तो अगर यहाँ पर हम क्रम लगाएं तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आ रहा है आपका थर्ड। उसके बाद क्या आएगा, फिर आ रहा है आपका इन्वेस्टमेंट मतलब फोर्थ आ रहा है। और उसके बाद आपका ट्रेड रिसीवेबल मतलब फर्स्ट आ रहा है। और उसके बाद आपका आ रहा है सेकंड। तो अब आप देख लीजिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, तो ऐसा सी है। तो आपको याद रखना है बैलेंस शीट में आइटम दो तरह से दिखाए जाते हैं, आपकी स्थायित्व मतलब परमानेंस ऑर्डर में, और दूसरा लिक्विडिटी ऑर्डर में। जब क्वेश्चन शांत होता है, साइलेंट होता है, कुछ नहीं कहता किस ऑर्डर में दिखाना है, तो हमेशा हमेशा याद रखना, तो आपका परमानेंस ऑर्डर होता है, स्थायित्व ऑर्डर होता है। और स्थायित्व ऑर्डर होता है कि फिक्स एसेट ऊपर रखी जाती है और करंट एसेट नीचे रखी जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग लाइबिलिटी। अब की बार लाइबिलिटी दे दिया ऑर्डर में कंपनी बैलेंस शीट में। अब लाइबिलिटी भी उसी तरह से। अब देखिए अब यहाँ पर कुछ नहीं कहा आपसे, तो आप क्या मानेंगे, परमानेंस ऑर्डर में। अब परमानेंस ऑर्डर में इनको लगाते हैं। तो परमानेंस ऑर्डर में अब आप इनको लगाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ठीक है। लाइबिलिटी में सबसे पहले क्या दिया हुआ आपको, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, फिर बैंक लोन, उसके बाद शेयर कैपिटल, उसके बाद प्रोविजन। तो इसमें आप सबसे पहले बताइए क्या दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए शेयर कैपिटल बिजनेस में सबसे ज्यादा समय तक रहेगी। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, कैपिटल या शेयर कैपिटल। तो नंबर वन पर सबसे पहले आप किसको दिखाएंगे, शेयर कैपिटल को सबसे पहले दिखाएंगे, नंबर वन। उसके बाद आप क्या दिखाते हैं, इसके बाद आप दिखाएंगे ओवरड्राफ्ट और बैंक लोन। अगर इनकी बात करें ओवरड्राफ्ट और बैंक लोन की, तो ये जो होता है आपका बैंक लोन, तो बैंक लोन हो सकता है आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में दिखाया जाता अगर कुछ नहीं कहा जाता। तो लंबे समय के लिए जो लॉन्ग टर्म बोरोविंग है वो क्या है आपकी, बैंक। तो दूसरे नंबर पर क्या दिखाएंगे आप, सेकंड को दूसरे को ही दिखाएंगे। उसके बाद प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन, आप इसको दिखाएंगे प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन को। और उसके बाद आप दिखाएंगे बैंक अधिविकर्ष को। उसके बाद क्या दिखाएंगे आप, बैंक अधिविकर्ष को। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए जहां पे सबसे पहले कैपिटल आ रही है, मतलब नंबर वन आ रहा है। नंबर वन कहां पर आ रहा है आपका, ए में ही आ रहा है। नंबर वन कहाँ आ रहा है आपका, नहीं तीसरा, नंबर वन आपको तीसरा देना था, तो तीसरे को देखिए तीसरा नंबर वन पर कहाँ बैठा है। तो तीसरा नंबर वन पर कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, ये रहा टी में। ये हो गया और ये भी दो हो गया। उसके बाद फिर कह रहा है कि दूसरे नंबर पर सेकंड, सेकंड कहाँ है, ये रहा, ये भी दोनों सेम आ रहे। बड़ा यहाँ तक देखो कितना खतरनाक था, सेम मैच हो रहा है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका था फोर्थ, तो फोर्थ कहाँ है, ये रहा, ये नहीं था। तो सही क्या होगा आपका, डी होगा। काफी इसको ये भी देख लीजिए इसका क्या है, प्रोफेसर बनने वाले में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप प्रोफेसर बनने के लिए आप एग्जाम देते हैं वहां पर ये पूछा जाता है। तो आप इसका स्टैंडर्ड देख सकते हैं कि लेवल क्या होगा इसका, टॉप लेवल का क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, जैसे मैनेजमेंट होते हैं आपके टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, तो ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपत्तियां जो व्यापार में लाभदायकता बढ़ाने के लिए रखी जाती है, न कि बेचने के लिए। ऐसी संपत्ति जो आपने, एसेट विच आर परचेज टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी इन द बिजनेस, जो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्रय की जाती हैं, ऐसी एसेट को क्या कहते हैं, मतलब ऐसी संपत्ति को क्या कहते हैं जो बिजनेस की क्या बढ़ाती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाती है। मान लेते हैं एक मशीन हमारे पास थी, ये मशीन काम कर रही थी, और ये मशीन काम करने से हमें 1000 बॉक्स बन रहे थे। अब हमने एक मशीन और लगा दी, अब हमारे जो बॉक्स बन रहे हैं वो 2500 बन रहे हैं, क्योंकि मशीन हो गई हमारी। तो ये जो हमने एसेट खरीदी है यही तो है हमारे फिक्स एसेट। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने हमारा इंक्रीज कर दी प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि अब प्रॉफिट ज्यादा होगा जब आउटपुट ज्यादा है। तो इन्हें हम बोलते हैं फिक्स एसेट। क्या कहते हैं इनको, फिक्स एसेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा एक निश्चित तिथि की स्थिति को दर्शाता है? निश्चित तिथि की स्थिति को दर्शाता है। देखिए यहाँ बात, निश्चित तिथि को तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी बनता है, निश्चित तिथि को आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनता है, और मैन्युफैक्चर अकाउंट कुछ नहीं होता, बैलेंस शीट भी निश्चित तिथि को ही बनती है। लेकिन यहाँ पर बात हुई है सो की पोजीशन, पोजीशन कौन सा दिखाता है? देखिए जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ये आपका दिखाता है प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या शो करता है? ग्रॉस प्रॉफिट को शो करता है, और ग्रॉस प्रॉफिट को हम बोलते हैं सकल लाभ। हिंदी में क्या बोलते हैं? सकल लाभ। तो सकल लाभ दिखाता है। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ये आपका दिखाता है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? शुद्ध, एकदम शुद्ध, शुद्ध लाभ होता है। ठीक है। और जो आपका बैलेंस शीट होती है, ये इसको बोलते हैं आपका पोजीशन स्टेटमेंट। इसको क्या बोलते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट। और ये पोजीशन स्टेटमेंट क्या होता है? ये पोजीशन दिखाता है, ये भी एक डेट को। तो यहाँ कह रहे थे पोजीशन कौन दिखाता है? तो बैलेंस शीट। और ये कब बनती है? एक निश्चित डेट को बनती है। जैसे कि मोस्टली कब बनती है? 31 मार्च को ये बनाई जाती है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो सभी एक ही डेट को बनाए जाते हैं। ये ध्यान रखना कि वो पोजीशन पूछ रहा है कि पोजीशन कौन दिखाता है एक ही डेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शो इन द बैलेंस शीट? आर्थिक चिट्ठी में कौन सा दिखाया जाता है? रियल एसेट, आर्टिफिशियल एसेट, या बोथ? आर्टिफिशियल और रियल एसेट दोनों दिखाई जाती हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा आपका बी, दोनों दिखाई जाती हैं। देखिए रियल एसेट क्या होती है आपकी? रियल एसेट होती है जैसे फिक्स एसेट आपका फर्नीचर, फर्नीचर को भी आप कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में ही दिखाते हैं। ठीक है, ये भी बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। दूसरा आर्टिफिशियल, कृत्रिम संपत्ति क्या है? जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस पिछले साल वाला, वो कहाँ लिख दिया? बैलेंस शीट के डेबिट साइड, उसमें बैलेंस शीट की साइड की एसेट साइड में लिख दिया। तो इनको बोलते हैं आर्टिफिशियल एसेट। ठीक है, गुडविल लिख देते हैं या एडवर्टीजमेंट लिख देते हैं, कि इश्तेहार खर्चा। तो ये होती है दोनों तरह की इसमें दिखाई जाती हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ गया? ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि फाइनल स्टॉक इज गिवन इन द एडजस्टमेंट, इट सो बी इन। अगर फाइनल आपका अंतिम स्टॉक या फाइनल स्टॉक जो आपका दिया हुआ है आपका, और कहाँ पर दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है अंतिम रहतिया में। जैसे आप क्या बनाते हैं, आपको ट्रायल बैलेंस दिया होता है। क्या दिया होता है आपको? ट्रायल बैलेंस दिया होता है। और ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था। ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, इसमें पर्टिकुलर होता है, और यहाँ आपका एलएफ होता है, और अमाउंट डेबिट होता है, और अमाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, इस तरह से बनता है, और इसको बंद कर देते हैं। और इसके बाहर एडजस्टमेंट में यहाँ दिया हुआ है आपका क्लोजिंग स्टॉक, फाइनल स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक। क्या गिवन है आपको? क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। अब आपको क्या बनाना है? आपको बनाने हैं फाइनल अकाउंट्स। तो जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो इसको कहाँ दिखाएंगे? क्या आप फाइनल अकाउंट्स में आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे? क्या आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे, या आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, या बैलेंस शीट में दिखाएंगे इसको? तो देखिए ये जो होता है एडजस्टमेंट, और याद रखना हमेशा एडजस्टमेंट इन तीनों में से किसी दो में हर एडजस्टमेंट दिखाई जाती है। ये आपको याद रखना, कोई भी एडजस्टमेंट हो इन तीनों में वो दिखाई जाती है, हमेशा आपको याद रखना है। दो जगह दिखाई जाती है, तीनों में से किसी भी दो में जाएगी। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? एक तो आपकी एसेट है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा। नंबर एक तो ये हो गया आपका, कहां पर जाएगा? ये एसेट साइड में जाएगा। ठीक है, तो ये एक तो एसेट साइड में जाएगा, ये रही बैलेंस शीट की एसेट साइड। दूसरा क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखाया जाता है। और कहाँ दिखाया जाता है? जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो इसकी जो क्रेडिट साइड होती है उसमें आप लिखते हैं बाय सेल्स, और उसके बाद आप लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये दो जगह आता है आपका, ट्रेडिंग अकाउंट में भी और बैलेंस शीट की एसेट साइड। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? सी इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह दिखाया जाता है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। इक्वेशन कौन सी करेक्ट नहीं है। तो अगर बात करें यहाँ परचेज ओपनिंग स्टॉक माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक ये सब दिया हुआ है, तो आपको यहाँ देखना है कि कौन सी आपकी इक्वेशन सही नहीं है। तो सही कौन सी इक्वेशन नहीं है देखते हैं। देखिए परचेज, परचेज के साथ स्टॉक को ऐड कर देते हैं और माइनस करते हैं सेलो 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 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आ जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। ये बिल्कुल सही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि देखिए COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक और प्लस अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो तो, और माइनस होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां से ये पहला ऑप्शन बना हुआ है। पहले ऑप्शन में देखिए परचेज के साथ ओपनिंग स्टॉक ऐड हो रहा है और उसके बाद लेस आपका ये जो कॉस्ट है ये उधर जाकर लेस हो रही है, और क्लोजिंग स्टॉक इधर माइनस था उधर जाकर प्लस हो रहा है, इसलिए ये तो ऑप्शन सही है। इसने पूछा है कौन सा सही नहीं है। ओपनिंग स्टॉक इधर आ रहा है, इसके साथ परचेज ऐड हो रहा है और माइनस क्लोजिंग स्टॉक हो रहा है, ये तो वही है जो मैंने अभी लिखी है, तो ये बिल्कुल सही हो गई। ये भी स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के साथ क्लोजिंग स्टॉक ये रहा, ये उधर पहुंच गया प्लस का हो गया, परचेज ये उधर पहुंचकर क्या होनी चाहिए, ये माइनस होनी चाहिए, नहीं परचेज अपनी जगह है, तो ये दोनों एक जगह कैसे आ रहे हैं माइनस। ठीक है, उसके बाद इधर ओपनिंग स्टॉक है। नेक्स्ट देखें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो इसी से यहां पर मिलाते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल ये रही, इसमें आपका माइनस हो रहा है क्लोजिंग स्टॉक, देखिए क्लोजिंग स्टॉक तो इधर आएगा, क्लोजिंग स्टॉक तो इधर आएगा और इधर आकर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, यहाँ माइनस है और माइनस परचेज ये तो ठीक है, और इधर क्या रह जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये ठीक है, तो यहाँ ये गलती दी हुई है, यहाँ क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। और अगर इसमें देखें तो क्लोजिंग स्टॉक के साथ क्लोजिंग स्टॉक ये रहा और ये उधर जाकर माइनस हो गया है किसके साथ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ, तो ये जाकर उधर प्लस हो गया, बात सही है, और माइनस उधर परचेज हो गया, ये भी बात सही है, तो ये भी सही आ रहा है आपका। तो ऑप्शन क्या होगा, डी। तो ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं है। और आप याद क्या रखेंगे, आप इस इक्वेशन को याद रखेंगे, दोबारा सुन लीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है ओपनिंग आपका परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, आपको ये याद रखना है, और इससे आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन सही है और कौन सी इक्वेशन गलत है। और अगर और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यवसायी प्रारंभिक स्टॉक को लागत से 10% अधिक पर मूल्यांकन करता है। यदि प्रारंभिक स्टॉक का मूल्य 27,500 रुपये लिखा गया है तो उसकी लागत कितनी है। ये लागत कितनी आई है आपको क्या बताना है, लागत बताना है। तो देखिए हम मान लेते हैं एक्स रुपए की कोई चीज थी जो हमने खरीदी थी, हमारी एक्स रुपए की चीज, और इस पे 10% हमें क्या लेना है, और अधिक प्रॉफिट लेना है, कह रहा है कि इस पे 10% अधिक लेना है, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 10x अपॉन 100। अब ये थी कितने की, ये थी तो x की, प्लस इसमें कितना कर देना है, 10x अपॉन 100 भी ऐड कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 100 बन जा 100x और 110, 110x अपॉन 100। और क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि ये जुड़कर कितना हो गया 27,500, 27,500 डिवाइड कर लेते हैं। देखिए जीरो से ये जीरो कट हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी और 11 से ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू कैसे आ जाएगी आपकी, इधर क्या है 2750, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी नीचे वाली इस 10 की, और ये ऊपर वाले जो 11 है इसके अपॉन में डिवाइड करेगा, तो इससे डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 2 जा क्या होगा 22, 5 बचे 5 जा 55, तो क्या आ गया आंसर 2500। ये क्या आया है, एक्स आया है, एक्स मतलब ये 10% बढ़ाने से पहले कितने की थी, तो 10% बढ़ाने से पहले ये कितने की थी, 25,000 की थी, तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वोट विल बी द अमाउंट ऑफ द ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट का क्या अमाउंट होगा, और लॉस व्हेन कॉस्ट ऑफ सेल्स, दिस कॉस्ट दी हुई है, दिस यहाँ लिख लेते हैं, ये कॉस्ट गिवन है आपको, कॉस्ट कितनी दी हुई है 79, ये दी हुई है कॉस्ट माल की। उसके बाद कह रहा है सेल, कितने का माल बिका है, आपका सेल्स जो हुई है कितने का बेचा है आपने, 1,10,000
10,000 का बेचा है। परचेज खरीदा कितने का था? आपकी जो परचेज है वो परचेज है आपकी 30,000। ठीक है, परचेज आपकी 30,000 है। पूछा क्या है आपसे, कह रहा है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का क्या अमाउंट होगा? तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला अगर हम प्रॉफिट का देखें कि प्रॉफिट का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है जितने का आपने माल बेचा है, जितने का माल आपने बेचा है सेल किया उसमें से माइनस कर दीजिए कॉस्ट, जितने का आपका बना, जितने की लागत आई। तो यहाँ सेल आपको दी हुई है, सेल कितनी है? 1,10,000। 1,10,000 इसमें से माइनस कर दीजिए कॉस्ट, कितने का बना माल? 79,000 का। तो ये कितने का बचेगा आपका? 110, 30 और दिस 31, तो ये बचेगा आपका 31,000, 31,000। 31,000 क्या है आपका प्रॉफिट। आप कहेंगे, ऑप्शन हो गया आपका बी। आप कहेंगे सर फिर ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई थी, ये क्यों दी थी, परचेज क्यों दिया था? क्योंकि आपको चेक करना चाहता था एग्जामिनर कि आप ये गलत करते हैं, आपको फॉर्मूला याद है या नहीं। ठीक है, बस आपकी नॉलेज को चेक करना था और क्वेश्चन पूछा गया हुआ है ये, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन को जरूर कर लें, बीपीएससी इसको रिपीट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द ग्रोस लॉस इज सेल, कह रहा ऑफ सेल, ग्रोस लॉस जो है सेल का, एंड कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड इज 360। कह रहे हैं कि 360 क्या है आपको? सकल हानि बिक्री का, यदि सकल हानि बिक्री का तथा बेचे गए माल का, बेचे गए माल की लागत 3,60,000 है तो विक्रय की राशि क्या हो? पूछा क्या गया है आपसे? आपसे पूछा गया है कि विक्रय की राशि क्या होगी। मतलब आपको लागत दे दी है, आपको लागत का मतलब कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट कितनी दी हुई है? 3,60,000 आपको गिवन है। तो कॉस्ट है आपकी 3,60,000 रुपए। और इफ द ग्रॉस लॉस ऑफ सेल, इफ ग्रॉस लॉस इज, यहाँ पर सही क्वेश्चन है 1/4, 1/4 of the sale and the gross cost, the cost of goods sold is 360, then this, यदि सकल हानि बिक्री का 1/4 है, बिक्री का 1/4 है तथा बेचे गए माल की लागत 3,60,000 है, तो सही क्वेश्चन ये था, ये पहले भी आयोग ने पूछा हुआ है क्वेश्चन, इसलिए आप आयोग की साइट पर भी इसको देख सकते हैं, वेबसाइट पर ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं, तो आपको कॉस्ट कितना दिया हुआ है? सोल्ड का है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो कॉस्ट आपको कितनी दी हुई है? 3,60,000। ठीक है, अब आपकी कॉस्ट कितनी है? 3,60,000। तो यहाँ पर जो हम मानेंगे, जो लेट करेंगे, लेट, हम लेट करेंगे सेल, क्योंकि हानि जो दी हुई है वो सेल की दी हुई है। तो लेट सेल इज एक्स, सेल कितनी है? एक्स रुपए की है। तो सेल का लॉस, अब लॉस देखते हैं, तो लॉस क्या है? लॉस है 1/4 ऑफ एक्स। तो एक्स का 1/4 कितना होगा? 1x/4। ठीक है, अब आप ये देखिए कॉस्ट कितनी आनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग। देखिए कोई माल आपने बेचा है एक्स में, ठीक है, और वो लॉस पर बेचा है x/4 के, इसका मतलब आपने जब वो खरीदा होगा तो आपने जितने का बेचा है उसमें और फालतू का खरीदा होगा, तभी तो लॉस हो गया। कितना हुआ होगा? 4x और 5x, 5x/4, इतने में आपने उसको क्या किया होगा? खरीदा होगा। तो हम तो कह रहे हैं इतने में खरीदा होगा, क्वेश्चन वाला कह रहा है इतने में खरीदा है, तो दोनों को आमने सामने रख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न अनुसार। आपने इक्वेशन जरूर सोल्व की होंगी। तो ये इक्वेशन आपकी कहाँ आती है? ये आपकी इक्वेशन आती है 6 क्लास में। तो ये 6 क्लास की आपने इक्वेशन जरूर की होंगी। एक्स का यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं, 3,60,000, और इसके अगर इनको कोरस्पॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो 4 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा। तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 7 जा 35 और 1 और 5 2 जा 20, और यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 की, 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28, 28, और कितने जीरो है? 1 2 3, जीरो लगा देते हैं, 1 2 3 4। तो ये आ गया आपका 2,88,000, 2,00,000, एक जीरो नहीं है, 2,88,000 आपका क्या आ गया? ये एक्स की वैल्यू,
यानी कि ये क्या है, सेल थी, और पूछा क्या गया है, विक्रय की राशि। तो सेल कितनी है आपकी, बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन काफी अच्छा था, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे वीडियो में भी आपको भेज सकते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन को बता सकते हैं जो भी आपकी समझ में नहीं आए तो। यहाँ कह रहा है इफ द प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का 25% है। चलो मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से कराता हूँ। तो बिक्री कितनी होगी। देखिए, इसने कहा है बिक्री कितनी होगी। तो देखिए, इसने कहा है बिक्री का कितना परसेंट होगा। तो याद रखना, ये दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। और प्रॉफिट दिया हुआ है 25%। अगर परसेंट हटा दो तो क्या हो जाएगा, अपॉन में 100, और 1 जा और 4 जा, मतलब इसको कह सकते हैं 1/4। ये है कॉस्ट का। ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट हमेशा याद रखना, अगर आपको सेल का बनाना है तो ये जो नीचे 4 होता है इसको आप 5 लिख सकते हैं, तो ये सेल का हो जाएगा। अगर 5 होता तो 6 लिख देते, 1/8 होता 1/9 लिख देते सेल का। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/5 ऑन सेल, 1/5 ऑन सेल। लेकिन ऑप्शन में 1 तो है नहीं, तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसको परसेंट में बनाएंगे। तो परसेंट बनाना हो किसी का भी तो उसको क्या लिखते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ऑन सेल। ये ऑन सेल तो कितना जाएगा, इससे आप डिवाइड करेंगे 20। तो 20%, तो सही क्या हो जाएगा आपका, 20%। ठीक है। अब अगर आपको यहाँ दे रखा है 1/4, तो आप कॉस्ट का 1/4 कर सकते हैं। अगर 1/5 सेल का दिया हुआ है, तो याद रखना सेल वाला बड़ा होगा, डिनोमिनेटर, हर, डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं, हर। और ये जो आपका कॉस्ट का होता है ये कम होता है, ये आपको याद रखना है। इससे आप सिंपली क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे आपके क्वेश्चन आएंगे ऐसे जो आप इसी के बेसिस पर सोल्व करेंगे। करें, आंसर मैंने इसका दे दिया क्या सही, हाँ देखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिक्रीज इन द करंट लाइबिलिटी इज, करंट लाइबिलिटी में अगर डिक्रीज हुआ है, मतलब लाइबिलिटी आपने कम कर दी, तो इसका मतलब आपने पेमेंट किया होगा। और जब आपने पेमेंट किया होगा तो आपने कैश आया होगा या कैश गया होगा। अगर कैश आता है उसको इनफ्लो बोलते हैं, उसको इनफ्लो बोलते हैं, या उसको कहते हैं सोर्सेज ऑफ कैश। और यदि कैश जाता है तो उसको बोलते हैं कैश यूज्ड इन। ठीक है, तो रोकड़ का यहाँ प्रयोग हुआ है या सोर्सेज ऑफ रोकड़ हुआ है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, आपने दायित्व कम हो गए, लाइबिलिटी कम होगी आपकी, वो भी कौन सी, करंट लाइबिलिटी। और करंट लाइबिलिटी में क्या आते हैं आपके, क्रेडिटर्स आते हैं। तो आपने क्रेडिटर्स को पैसा दे दिया, मतलब जो भी तगादा था बिजनेस का उसको आपने खत्म कर दिया। तो आपका क्या होगा, ये कैश का यूज हो गया। कि आपने कैश मतलब कहाँ यूज किया आपका, आपने ये कहाँ पर यूज किया है, या रोकड़ कहाँ यूज किया। तो सही ऑप्शन क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष के आरंभ में एक फर्म का पूंजी खाता शेष शेष 1 लाख रुपए का था। वर्ष के अंत में कुल संपत्ति 1.5 लाख रुपए की थी, तथा कुल दायित्व आपके 70,000 के थे। यदि उस अवधि में कुल आहरण 30,000 रुपए का था तो वर्ष की शुद्ध लाभ हानि क्या होगी, ये आपको बतानी है। देखिए, अगर प्रॉफिट की बात करें तो मैंने बताया था ये सिंगल एंट्री सिस्टम के क्वेश्चन है, मतलब इक्यारी लेखा प्रणाली के। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल होती है, क्लोजिंग कैपिटल मतलब जो आपकी पूंजी होती है, और वो भी कौन सी पूंजी, अंतिम पूंजी। तो क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस कर देते हैं आप ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, और आपका क्या आ जाता है, इस तरह से आपका प्रॉफिट आ जाता है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर दो दो आपको क्या दी हुई है, कैपिटल, तो कैपिटल नहीं दी हुई। आपको कहा है कि एक फर्म की पूंजी का से आरंभ में पूंजी कितनी थी, 1 लाख। देखो पूंजी दी तो है, कौन सी दी हुई है, 1 लाख दी हुई है, मतलब साल के शुरू वाली दी हुई है। और वर्ष के अंत में फर्म की संपत्ति दे दी और दायित्व दे दिया, संपत्ति और दायित्व दे दिया, कुल कुल आहरण भी दे दिया। तो क्या होगा, इसको देखते हैं। तो क्लोजिंग आपकी पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा आपको पहले आपकी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि जो आपका लास्ट डेट है उसको आप देखेंगे कि लास्ट डेट में आपकी लाइबिलिटी क्या है और एसेट कितने हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ आपकी एसेट जो है, कह रहा है फर्म की कुल संपत्ति वो कितनी है,
₹1,50,000। तो लास्ट में जो टोटल आ रहा है एसेट का वो कितना है? 1,50,000। इसका मतलब इधर भी 1,50,000 लिखा जाएगा टोटल तो, क्योंकि टोटल तो हमेशा लास्ट में बराबर आता है, जितनी एसेट उतनी लाइबिलिटी। ये तो टोटल हमेशा इक्वल होता है, एसेट का भी और लाइबिलिटी का भी। तो यहाँ पर और क्या दिया हुआ है? कह रहे हैं दायित्व जो है वो लाइबिलिटी, मतलब जो आपके क्रेडिटर्स हैं वो आपके कितने के दिए हुए हैं? 70,000 के दिए हुए हैं। और साथ में आपको ये नहीं दिया, और आपको ये नहीं दिया हुआ है कि आपकी कैपिटल कितनी है। ठीक है, तो कैपिटल कितनी निकल कर आएगी यहाँ? 80,000। डिफरेंस जो है वो 80,000 आ जाएगी। 80,000 क्या है? आपकी कैपिटल है, और कैपिटल के साथ साथ आपकी क्या है? ड्राइंग भी है। आपको यहाँ पर ड्राइंग भी दिया हुआ है। तो ड्राइंग को, जो आपकी एक क्लोजिंग कैपिटल है, इसको ड्राइंग क्या करता है? ऐड कर देते हैं, ड्राइंग को बढ़ा देता है। तो ड्राइंग भी यहाँ पर तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई? क्लोजिंग कैपिटल जो आई है 80,000 आई हुई है। लेकिन ये बिना ड्राइंग के आई है, अगर इसमें ड्राइंग को भी ऐड कर देंगे तो हमारी कितनी कैपिटल आ जाएगी आपकी? ये आ जाएगी आपकी 1,10,000। ठीक है। अब आ जाइए वापस क्वेश्चन पर। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 1,10,000। 1,10,000, तो 1,10,000 में से 1,00,000 कम कर दोगे तो सिंपल क्या बचेगा आपका? 10,000 बचेगा। और यही क्या है आपका? प्रॉफिट। और यही इसने पूछा था कि बताइए शुद्ध लाभ होगा या हानि होगी? तो लाभ होगा। लाभ भी कितना होगा? 10,000 का। ऑप्शन ए आज आपका करेक्ट है। और ये क्वेश्चन आयोग ने पूछा हुआ है आपका 2009 में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, पर्पज ऑफ द कोऑर्डिनेशन इज टू, समन्वय क्या उद्देश्य होता है? देखिए ये क्वेश्चन आपका पीएसटी से पूछ लिया गया है। ऐसा एक क्वेश्चन आप ये जरूर पूछ लेता है पीएससी। आप बीपीएससी आपने देखा होगा, बीपीएससी ने TRE 1 में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में से। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका रिम्यूव कन्फ्लिक्ट, संघर्ष समाप्त करना। देखिए आपके डिपार्टमेंट क्या ही डिपार्टमेंट है? ये आपका परचेज डिपार्टमेंट है, ये आपका सेल डिपार्टमेंट है। तो इनमें जो झगड़ा होता है, उस झगड़े को खत्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन किया जाता है, समन्वय किया जाता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? बी होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि योर सब्सक्राइब आई नीड योर सब्सक्रिप्शन बिकॉज वी हैव टू गो ऑन द पोजीशन ऑफ योर लाइव क्लासेस। और लाइव क्लासेस के लिए आपको पता है 50 सब्सक्राइब जरूर होने चाहिए, और अभी हमारे 50 हुए नहीं है क्योंकि चैनल की शुरुआत है। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बी एश्योर्ड, आप निश्चित रहिए, आप हम पे विश्वास कीजिए। आपका एग्जाम से पहले फुल सिलेबस हम आपको जरूर कराएंगे। और फिर भी अगर कुछ छूट जाता है तो हम एक एक दिन में आपकी 2-2 4-4 वीडियो भी बना के दे सकते हैं। बस आप विश्वास रखिए, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपनी तैयारी को ऐसे ही करते रहिए, क्योंकि इस बार आपका सपना साकार करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।